चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें। भाई फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो चुका था कब का, और हम लोग एक्सरसाइज में समझ रहे थे, क्वेश्चन आंसर समझ रहे थे कि जिसमें कल हमने एमसीक्यू एंड 1 मार्क समझा था। आपके फाइनल एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक में है उसके एमसीक्यू एंड 1 मार्क हमने समझे थे। आज उसी में ही हम क्वेश्चन नंबर 3 समझे जो आंसर इन शॉर्ट है। आंसर इन शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चंस, अब वो हम लोग समझे उसमें, तो ध्यान से समझना है अब इसे। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 में जो भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक भी देखते जाना भले। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, और उसके आंसर भी मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो मैंने जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करना कि आप लोग जब एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो ये पॉइंट्स होना जरूरी है। बाकी का मिर्च मसाला, बाकी के आगे पीछे के सेंटेंसेस आप लोग भले बनाकर लिखो वो ठीक है, पर ये पॉइंट्स होना उसके अंदर जरूरी है, तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। तो देखो हम लोग 2 मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें दिया हुआ है कि 2 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई भी 2 फंक्शंस हमें बताने हैं। बिजनेस में जो 3 लेवल्स आती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, उसमें टॉप लेवल के जो हमें 2 फंक्शन कोई भी बताने। अच्छा, अब एक चीज पहले नोट करना, आपको एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई टॉप लेवल के 2 फंक्शंस बताओ, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत करना कि आप लोगों ने सिर्फ 2 फंक्शन लिख के छोड़ दिया है कि आंसर तो हो गया, इतना ही पूछा था ना। नहीं, थोड़ा एडिशन होना चाहिए हर क्वेश्चन। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, पहले 1 या 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखा करो। डेफिनेशन लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, कुछ भी टॉपिक लिखो। 2 मार्क्स में है तो पहले भले एक लाइन, एक छोटी सी लाइन पहले इंट्रोडक्शन की लिख दो। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2 लाइन सपोज हम इंट्रोडक्शन की कुछ लिखो। 5 मार्क का है तो एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखो। और पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं हमेशा। जैसे इसमें पूछा हुआ है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के 2 फंक्शन बताओ, तो पहले आप एक सेंटेंस वो लिख दो कि टॉप लेवल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। या भले एक सेंटेंस वो भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि भाई बिजनेस में मैनेजमेंट की 3 लेवल होती है और उसके अंदर टॉप लेवल पे ये लोग इंक्लूड होते हैं। कि जैसे भाई टॉप लेवल पे ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ, ये सब टॉप लेवल पे आते हैं। ये पहले एक लाइन लिख दो, फिर उसमें लिखो कि अब टॉप लेवल के जो है वो ये 2 फंक्शंस किस तरह से हैं। देखते हैं ना कि 2 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एस फॉलो। फिर नीचे पॉइंट करके वो 2 फंक्शंस लिखो। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों को वैसे लिखना है, वो ध्यान में रखना। फिर 2 फंक्शन मैंने यहाँ 3 लिखे हैं, उन 3 में से आपको कोई भी 2 लिखो वो भी ठीक है, 3 लिखो तो भी ठीक है। मैंने यहाँ लिखे हैं टेक्स्ट बुक में से, आप और कोई 2 लिखो तो भी चलेगा यार। 2 लिखने हैं, कोई भी 2 लिख सकते हो। तो चलो टॉप लेवल के 2 फंक्शंस कौन से हैं, मैंने मेन मेन यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सबसे पहला और मेन फंक्शन है टू ले डाउन अ प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, ये टॉप लेवल का काम है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और सब्सिडियरी मतलब अगर पूरे साल का ऑब्जेक्टिव है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है, या छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे ये डिसाइड करना टॉप लेवल का काम है। इनके अलावा टॉप लेवल पे जो डायरेक्टर्स हैं, दे एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस। डायरेक्टर जो है वो बिजनेस के ट्रस्टी बनते हैं कि बिजनेस में अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो पहली उंगली जो है वो डायरेक्टर पे उठाई जाएगी कि भाई क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया। एंड दे अप्रूव द बजट ऑफ डिपार्टमेंट, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो है वो मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके बजट को अप्रूव करते हैं। तो उनके बजट सेंक्शन करते हैं कि हाँ भाई ये बजट इतना सही है इस डिपार्टमेंट के लिए, ऐसा। बराबर, तो ये टॉप लेवल के 3 मेन फंक्शन है ना। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, आपको उनमें से कुछ लिखना हो तो भले आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन है नोट कर लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इतना ही लिखना। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में इतना बड़ा भी मत लिखो कि टाइम ही ना बचे बाकी क्वेश्चंस लिखने का। तो जितना पूछा हुआ है ऊपर खाली एक इंट्रोडक्शन, फिर जितना पूछा हुआ है उतना लिखो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन भी है कि हाउ डज द मैनेजमेंट बेनिफिट सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को कैसे बेनिफिट देता है। सीधी सी बात है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम करता है। इस सबसे पहली चीज कि भाई जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेस हमेशा सोसाइटी के बीच में रहकर ही काम करता है। जब तक सोसाइटी जो है वो बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिजनेस चल ही नहीं पाता है। तो अगर बिजनेस चल ही रहा सोसाइटी की वजह से है, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है, बिजनेस के मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो बिजनेस के लिए, वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करे।
क्योंकि बिजनेस सोसाइटी की वजह से चल रहा है, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि मैनेजमेंट ऐसा करे कि जिससे जो है वो सोसाइटी को भी फायदा हो। और कैसा मैनेजमेंट किया जाता है, तो एक चीज आती है कि भाई बिजनेस जो है इट यूजेस द रिसोर्सेज एंड वर्क इन फेवर ऑफ सोसाइटी। कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करता है। बिजनेस को रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिलता है, बिजनेस को इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी से मिल रही है, वर्कर सोसाइटी से मिलते हैं, सब रिसोर्स सोसाइटी से मिलते हैं। और इसी वजह से बिजनेस की पहली ड्यूटी रहती है कि उसे सोसाइटी के फेवर में ही काम करना है, कि इट वर्क इन अ फेवर ऑफ सोसाइटी। कि बिजनेस हमेशा सोसाइटी के लिए काम करता है और उसे करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। और कैसे, तो इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस एट लो कॉस्ट। ये बिजनेस के मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह का मैनेजमेंट करे कि जिससे सोसाइटी का वेल्थ एंड वेलफेयर इंक्रीज हो, कि सोसाइटी को भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि जो मालिक है वो मालिक खुद ही कमाता रहे, नहीं, सोसाइटी को भी फायदा हो। और इसके लिए और कुछ ना हो तो सबसे बेसिक रहता है कि बिजनेस में ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज लो कॉस्ट में सोसाइटी को दे सके, कि जिससे सोसाइटी को भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली फायदा होगा और बिजनेस को भी फायदा होगा। बराबर, बिजनेस बहुत महंगी चीजें बेचेगा तो बिजनेस को तो फायदा है लेकिन सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अच्छे प्राइस में अच्छी चीजें बेचेगा, कम प्राइस में अच्छी चीजें बेचेगा, तो जिससे सोसाइटी का भी फायदा होगा, उसका भी वेल्थ एंड वेलफेयर इंक्रीज होगा और बिजनेस को भी फायदा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर बिजनेस को प्रॉपर मैनेजमेंट करके सोसाइटी को बेनिफिट देने का काम करना चाहिए। अरे बात समझ में, ध्यान रखना बेटा, ये भी जो पॉइंट लिखे हैं 3-4 पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। और जो मैंने बात बताई ओरली वो भी आप लोग बनाकर लिख सकते हो उसमें। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लो, सेकंड वाला भी, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन समझें। फिर उसके बाद थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या, प्लानिंग के बारे में समझाना है। तो चलो अगर प्लानिंग के बारे में समझाना है तो ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को लिखना जरूरी है। सबसे पहले जो है वो प्लानिंग की डेफिनेशन। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप लोग वही लिख सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। आप लोग यहाँ पर अगर फर्स्ट चैप्टर में ना देखो तो चैप्टर 3 हमारा पूरा प्लानिंग के बारे में है। उसमें प्लानिंग की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है, तो उनमें से भी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। हमें तो प्लानिंग के बारे में समझाना है ना, ठीक है ना। तो चलो प्लानिंग की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, जैसे मैंने लिखा है कि भाई प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फैक्ट, एस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर एक्टिविटीज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग मतलब कहलाता है कि बिजनेस के जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब पहले से ही नक्की किए हुए ऑब्जेक्टिव, गोल्स हैं, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बिजनेस में जो है वो एडवांस में सोच के रखना, कि भाई फैक्ट सिलेक्ट करना, कि भाई बाहर क्या क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना, इंटर रिलेशनशिप बिजनेस में तैयार करना, कि कौन कहाँ कैसे काम करेगा, कौन कौन किसके ऊपर होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये सब इंटर रिलेशनशिप तैयार करना। एंड फॉरकास्टिंग फ्यूचर एक्टिविटी, कि फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में पहले से ही फॉरकास्ट करना, कि फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सब के बारे में ही सोचना उसे प्लानिंग कहते हैं। हमें पता है ना कि प्लानिंग एक तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में एडवांस में सोचकर उसके अकॉर्डिंग काम करना, कि जिससे हमारा गोल अचीव हो सके। जो हमने गोल बनाया है उस गोल के हिसाब से ही प्लानिंग होती है। जब तक अगर बिजनेस का कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब तक प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य बनता है, फिर उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, भाई बाहर से डेटा कलेक्ट करो, लोगों को अरेंज करो, फिर जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच के रखो कि भाई कब क्या क्या हो सकता है, हमें क्या क्या करना है। यही सब चीजें हम लोग प्लानिंग को कहते हैं, है कि नहीं। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। मैनेजमेंट बिगिंस विद द प्लानिंग, कि मैनेज कोई भी जगह पे मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से ही होती है। और प्रॉपर प्लानिंग तब होती है जब प्लानिंग के अंदर जो है वो इन 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है। कहीं पर भी कहो कि भाई आपको बिजनेस में प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग के लिए 5 चीजों का आंसर ढूंढा जाता है। कौन सी 5 चीजें, तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू एंड एट व्हाट एक्सटेंट टू डू। इन 5 चीजों का आंसर ढूंढना, तो मतलब समझो हम लोग बिजनेस में प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, बाय होम टू डू हमारा काम कौन करेगा, एंड एट व्हाट एक्सटेंट टू डू कि भाई कितना कब काम करना है।
इन सबका ही आंसर ढूंढ के रखना है एडवांस में, उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं, है कि नहीं। प्लानिंग जो है वो बिजनेस में बहुत जरूरी है, कि प्लानिंग में फ्यूचर फॉर थॉट होती है, कि फ्यूचर फॉर थॉट इन प्रेजेंट, कि प्लानिंग प्रेजेंट में की जाती है पर उसमें फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, कि भाई आगे हम लोगों को क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है, इसके बारे में पूरी रिसर्च करना और सोचना और उसके लिए काम करना, उसे प्लानिंग कहते हैं। ठीक है ना। प्लानिंग जो है वो बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, इट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट। बता रही है ध्यान। इसलिए कोई भी मैनेजमेंट में प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक प्लानिंग ही नहीं होगी तब तक बिजनेस में मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगी। मैनेजमेंट शुरुआत ही प्लानिंग से होता है, ये होगा तो बाकी की एक्टिविटी अच्छी तरह से हो पाएगी। अरे बात ध्यान समझना बेटा ध्यान से। तो आपको जब भी पूछे कि भाई चलो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को इंक्लूड करने हैं, तो आपके 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन हो उसमें पूरे मार्क्स आ जाएंगे। पक्का नोट कर लो। चलो ऐसे तो फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखें। फिर जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, जैसे प्लानिंग समझा वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है। ऑर्गेनाइजिंग है ना मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। जब प्लानिंग में हम लोग आंसर फाइंड करते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू, एट व्हाट एक्सटेंट टू डू, इन सब का आंसर ढूंढते हैं, तो इसी में ही एक आंसर होता है बाय होम टू डू। ये बाय होम का आंसर वो ऑर्गेनाइजिंग बताता है, कि प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जिसमें सोचा जाता है कि हमारा काम कौन कौन करेगा, हर पर्सन कौन सी पोजीशन पे बैठा होगा बिजनेस पे, और उस पर्सन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इन सब का स्ट्रक्चर तैयार करना उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग वो नहीं होता है कि भाई हम लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, अभी डिसाइड करते हैं सिर्फ कि सपोज मुझे अपना काम करना है, तो इस काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है मुझे। बरोबर ध्यान में रखना बेटा, कितने लोगों की मुझे जरूर है, वो लोग कौन कौन सी पोजीशन पे बैठेंगे, कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, सबकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इन सबका डिसीजन लेना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद आता है, जो हमें आंसर बताता है बाय होम टू डू, उसका आंसर हमें ऑर्गेनाइजिंग बताता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन भी कहें तो यही आता है कि ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। भाई जो इंडिविजुअल, जो लोग हमें कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, कि कौन कौन सी लेवल पे काम करेगा और सबकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में स्ट्रक्चर तैयार करना, कि जिससे बिजनेस का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब लोगों को नौकरी पे रखना नहीं है, कि जैसे मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो पहले प्लानिंग कर ली, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है ये। अच्छा, अब वो काम करने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है, इसकी भी प्लानिंग ही करना और स्ट्रक्चर बनाना, वो ऑर्गेनाइजिंग है। अभी मैंने कोई भी लोगों को नौकरी पर रखा नहीं है। अभी ऑर्गेनाइजिंग मतलब भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, कि खाली स्ट्रक्चर बनाना, कि मेरा काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, अच्छा उसमें कौन कितने लोग इस पोजीशन पे बैठेंगे, कितने लोग इस पोजीशन पे बैठेंगे, कितने की अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब डिसाइड करना। फिर उसके हिसाब से तीसरा पार्ट स्टाफिंग आता है, कि अब जो मैंने नक्की कर लिया, अब उसके हिसाब से लोगों को नौकरी पे रखूंगा, कि इतने लोग इस पोजीशन पे, इतने लोग इस पोजीशन पे नौकरी पे रखने। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर बनाना है, इट फॉर्म स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट प्लान, कि जो हमने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बना के देता है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद का फंक्शन है। डिवीजन ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग में बिजनेस की सभी एक्टिविटीज का डिवीजन कर दिया जाता है, कि कौन कौन सी एक्टिविटी कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगी, कौन सी एक्टिविटी कौन सी पोजीशन का लोग संभालेंगे, कौन सी एक्टिविटी टॉप मिडल एंड बॉटम लेवल पे होगी, ये सब एक्टिविटीज का डिवीजन वो हमें ऑर्गेनाइजिंग करके देता है। ठीक है ना। इसमें वही सोचना होता है कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ होगी, उसका डिवीजन। एंड इट क्लैरिफाई अबाउट हु विल हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, हु विल सुपरवाइज, इंटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजिंग ये सब डिसाइड करता है कि भाई किसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कौन सुपरवाइज करेगा सबको, सभी एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कौन करेगा, हर एम्प्लॉय के बीच में इंटर रिलेशनशिप कैसा होगा, मतलब कौन सा एम्प्लॉय सीनियर या जूनियर कहलाएगा, कौन किसका बॉस कहलाएगा, ये सब चीजें डिसीजन ऑर्गेनाइजिंग में होता है। एंड जो कहा जाता है ना कि इफ प्लानिंग इज ब्रेन देन ऑर्गेनाइजिंग इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, कि अगर प्लानिंग को बिजनेस का ब्रेन कहते हैं,
तो ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर है कि जिसमें पता होता है कि हमें जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे कितने कितने लोगों को बिठाना है। बता रही है ध्यान ध्यान से समझना बेटा। वही आपके ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन पूछे तो इतने पॉइंट आपको क्लियरली लिखने हैं। पक्का नोट कर लो। चलो इसे फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ के व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है उन सब एक्टिविटीज में एक सिंक्रोनाइज रखना, सिंक्रोनाइजेशन रखना, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं कि सब एक्टिविटी साथ में चल रही है, कि कोई भी एक्टिविटी बाकी न रह जाए, कोई काम बाकी न रह जाए, कोई काम डबल डबल ना हो, कि हर एक्टिविटीज के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है कि सब साथ में चल रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी हुई तो उसके साथ ये भी तुरंत होगा, उसके साथ ये भी तुरंत होगा, कि जिससे बिजनेस जो है वो एक स्मूथली चल सके। तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे बिजनेस में कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि भाई जब प्रोडक्शन होगा, सामान तैयार होगा तो उसके बाद सेल होगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं करता है कि भाई जहाँ सेल हो गया ना पूरा सामान बिकेगा तो फिर हम नया प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अब सामान पूरा खत्म हो जाए फिर नया प्रोडक्शन शुरू करो, तो जब तक प्रोडक्शन होगा तब तक क्या करें, तब तक दुकान बंद रखें हम लोग? ऐसा नहीं ना। बिजनेस में ये नक्की किया जाता है कि हाँ भाई सामान बिक रहा है, पता है कि आधे से ज्यादा खाली हो गया तो तुरंत नया प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है कि जब तक वहां पूरा खाली हो तब तक दूसरा प्रोडक्शन भी जो है वो हमारा तैयार हो जाए। एक सिंपल सा मतलब कहते हैं कोऑर्डिनेशन का कि हाँ भाई सब चीजें साथ में चल रही है। ये तो मैंने सेल और प्रोडक्शन बताया। ऐसे बिजनेस में 100 एक्टिविटी चल रही है और वो सब इस तरह से साथ में चलाना, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहता है। डेफिनेशन वाइज कहो तो ऐसा कहा जाता है टू ब्रिंग यूनिटी एंड हार्मनी among the different function carried out by different department in business is called coordination। वही है ना कि बिजनेस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन सबके बीच में यूनिटी एंड हार्मनी रखना। यूनिटी सब साथ में फंक्शन चलना, एंड हार्मनी मतलब शांति रखना, मतलब यहाँ पे अगर कहो तो स्मूथली चलाना, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो मैंने आपको सिंपल बताया वैसे ये डेफिनेशन वाइज। कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। इट रिक्वायर्स एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर कोऑर्डिनेशन या डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, सब जगह पर मैनेजमेंट के हर स्टेज पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आप भले प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन का जरूर तो रहता ही है, क्योंकि सबके अंदर ये जरूर है कि सब एक्टिविटी साथ में चले, यूनिटी से चले, ये जरूरी है। एंड इट गिव द एश्योरेंस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर बिजनेस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना, तो ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में, अकम्प्लिश मतलब ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एश्योरेंस मिलता है, मतलब कि नक्की हो जाता है कि हाँ अब तो गोल अचीव हो गए, अगर सब एक्टिविटी साथ में चल रही है तो। एंड नो वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड नो वर्क इज डुप्लीकेटेड। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से बिजनेस में कोई भी काम बाकी नहीं रहता है और ना ही कोई काम डुप्लीकेट होता है या बार बार रिपीट हो रहा है, सब एक्टिविटी स्मूथली चलती है। इसी वजह से जिस बिजनेस में मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो उस बिजनेस की सक्सेस भी जल्दी हो पाती है। बता रही है ध्यान? तो ध्यान रखना बेटा, आपको जब भी कोऑर्डिनेशन कहे तो ये 4 पॉइंट्स उसमें लिखना ध्यान से। ठीक है, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन के साथ वैसे ही सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी आता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में कि हु आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये तो पहले भी क्वेश्चन में आया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाते हैं। तो देखो टॉप लेवल में जनरली तो यही आते हैं, बिजनेस के ऑनर, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, टॉप लेवल पे ये सब आते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखो तो ये नहीं, आपको 1 मार्क में अगर पूछे कि टॉप लेवल पे कौन कौन है तो ये एक लाइन लिख देना, ठीक है, शॉर्ट में नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा पूरा नाम लिखना सबके। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में पूछे 1 मार्क में तो इतना, लेकिन 2 मार्क में पूछ रहे हैं तो खाली नाम लिख के मत छोड़ देना, एक ही मार्क मिलेगा आपको, उसके साथ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना कि जैसे आप बता सकते हो कि बिजनेस में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, कि जिसमें टॉप लेवल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी कहलाता है। बिजनेस में सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी टॉप लेवल को मिलती है। टॉप लेवल जो है वो बिजनेस की पॉलिसी डिसीजन का काम करता है। बिजनेस में कुछ भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी रूल्स बनाने, गोल्स बनाने, ये काम टॉप लेवल का है।
और इसके लिए टॉप लेवल पे ये सब लोग काम करते हैं। फिर बताना कि भाई टॉप लेवल पे ये सब इंक्लूड होते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा बिल्डअप करके इंट्रोडक्शन देकर फिर आंसर लिखना भाई 2 मार्क्स में। 1 मार्क में पूछे तो ये डायरेक्ट लिख दे। आई बात ध्यान में, सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं ये, ठीक है, नोट कर लो। चलो 5 और 6 दोनों सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो। फिर आगे 7th वाला देखें। तो जैसे 7th वाला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो भाई मैनेजमेंट के जो अलग अलग एरियाज आते हैं उसमें से एक एरिया आता है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि भाई बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, उस प्रोसेस को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। कि कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना और हमेशा वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास टिका के रखना, मतलब कंज्यूमर हमेशा हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहे, उसके लिए एक्टिविटी करना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो भाई प्रोडक्ट सही तरह से कस्टमर तक पहुंचा, फिर उसके लिए होता है ना एडवर्टाइजमेंट करना, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देना, कस्टमर को दूसरे बेनिफिट देना कि जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से जुड़ा रहे। इन सबको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, है कि नहीं। उसके मेन ऑब्जेक्टिव तो हम लिखें, पर उससे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी ना। पहले तो डेफिनेशन लिखें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना, उसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इट डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू दैट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि कस्टमर की नेसेसिटी ध्यान में रखना, कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसे जरूर क्या है, कैसी चीजें कस्टमर को चाहिए, वो ध्यान में रखना और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विस तैयार करना और हमेशा कस्टमर को पहुंचाते रहना। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन काम है। और इसी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि वो हमारे सामान खरीदे, बरोबर ना। तो उसके लिए तो डिमांड आते हैं ना कि भाई डिमांड क्रिएट करना एंड टू मेक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्रिएट करना कि हमेशा कस्टमर हमारी चीजें खरीदता रहे एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी हो। ऐसा नहीं कि हमेशा कस्टमर हमारी चीजें खरीदता रहे और हम कस्टमर को लूटते रहें। कस्टमर भी खुश रहे, वो भी सेटिस्फाइड हो और हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहे, हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलता रहे। वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट मेन इसलिए ही काम करता है कि सबसे पहले जानो कि कस्टमर को चाहिए क्या, फिर उसके हिसाब से चीजें बनाओ और वो कस्टमर तक हमेशा पहुंचाते रहो। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रहेगी बात है, पक्का ना, माइंड में रखना बेटा। ये इसके बारे में हमारा पूरा अलग से चैप्टर आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, आगे पूरा चैप्टर है इसका, तो उसमें भी हम लोग समझेंगे। पर अभी ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान में रखना, ठीक है। लिख लो ये तीनों पॉइंट्स भी, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखो फिर उसके बाद का अगर हम क्वेश्चन देखें तो 8th वाला क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस एलिमेंट ऑफ प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के एलिमेंट्स बताने हैं। प्राइस मिक्स मतलब कहलाता है कि जब प्राइस डिसाइड करते हैं तब उस वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चीजें प्राइस मिक्स में आता है। देखो भाई, हम लोग प्राइस कस्टमर के लिए डिसाइड करते हैं और कोई भी कस्टमर होता है ना, उसे हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें और कम प्राइस में चाहिए होती है। हर कस्टमर की ये डिमांड रहती है कि हमें चीजें अच्छी क्वालिटी की मिले और प्राइस थोड़ा सा कम हो। ये डिमांड सबकी है। तो इसी वजह से जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और प्राइस डिसाइड करने के लिए बेसिक चीजें तो आती ही हैं, वो तो जनरल है कि भाई प्राइस डिसाइड करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट कितना हो रहा है, कि भाई प्रोडक्शन का खर्चा, रेंट, लाइट बिल, वर्कर की सैलरी, ये खर्चा तो हम लोग जरूर देखते हैं। लेकिन सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, प्राइस मिक्स में इन सब के साथ साथ दूसरी बातें भी ध्यान में रखना जरूरी है। वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं हमें, ठीक है। तो सही बात है ना कि कस्टमर ऑलवेज एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल रेट्स। कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की चीजें कम प्राइस में चाहिए और इसी वजह से प्राइस मिक्स इंक्लूड सेल्स पॉलिसी। देखो प्राइस मिक्स में बेसिक चीजें तो आ ही जाती है,
बेसिक चीजें आ जाती है जो मैंने बताया कि कॉस्ट वगैरह हो गया, प्रोडक्शन का खर्चा, रेंट, लाइट बिल, वर्कर का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, ये सब तो हो जाता है। लेकिन इनके अलावा भी प्राइस डिसाइड करते वक्त ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। इट इंक्लूड द सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, होलसेल एंड रिटेल सेल, कमीशन टू मीडिएटर्स एटसेट्रा। ये सब भी ध्यान में आना चाहिए कि आपकी सेल पॉलिसी कैसी है। अब होलसेल में के रिटेल में बेच रहे हो, क्रेडिट के कैश बेच रहे हो, ये क्रेडिट पॉलिसी कैसी है कि अगर आप क्रेडिट दे रहे हो तो कितने टाइम में क्रेडिट दे रहे हो। मतलब आप किसी को उधार बेचोगे तो भाई 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, ये क्रेडिट पॉलिसी आपकी कैसी है, ठीक है ना, वो डिसाइड करना होता है। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट कि अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देंगे, ये सब बातें भी डिसाइड करनी होती है। होलसेल में बेच रहे हो कि रिटेल में, क्योंकि उसके हिसाब से प्राइस अलग होता है। अगर मीडिएटर्स हैं कि बीच में अगर कोई मीडिएटर है, कोई ब्रोकर है, कोई दूसरे पर्सन है जिसके थ्रू आप सामान बेच रहे हो, तो उन मीडिएटर की कमीशन कितनी है, ये सब बातें भी डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्राइस फिक्स किया जाता है। समझे बात को? तो प्राइस में सिर्फ जनरल कॉस्ट नहीं गिनते कि भाई प्रोडक्शन का खर्चा और बाकी का खर्चा कितना है, इसके अलावा ये सब बातें भी जो है वो प्राइस में डिसाइड करते हैं। आई बात ध्यान, नोट करना बेटा इसे अच्छी तरह से। और उसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन, आखिरी एक क्वेश्चन देखें इसमें, तो उसके बाद का क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में समझाना है भाई। भाई स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन आता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, और उसके बाद आता है ये स्टाफिंग। प्लानिंग में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, कौन कौन कितने पोजीशन पे बैठेगा, सबकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, उसका खाली एक स्ट्रक्चर बनाना। और स्टाफिंग उसके बाद आता है कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया अब उसके हिसाब से लोगों को नौकरी पे रखना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है ना, कि मैंने ऑर्गेनाइजिंग में अगर स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई टॉप लेवल पे मुझे जो है वो 4 लोग चाहिए, भाई मिडिल लेवल पे इतने डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में 10-10 लोग चाहिए, तो मैंने जो ये डिसीजन लिया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, अब उसके हिसाब से मैं लोगों को नौकरी पे रखूंगा ना, कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों को नौकरी पे रखना है, इस पे इतने लोगों को नौकरी पे रखना है, वो स्टाफिंग कहते हैं भाई। और स्टाफिंग सिर्फ नौकरी पे रख देना इतने में खत्म नहीं होता है, उसके बाद जो है वो उस स्टाफ को, उन एम्प्लॉयज को हमेशा बिजनेस में टिका के रखना, उसके लिए एक्टिविटी करना, वो सब स्टाफिंग में है। ठीक है ना, क्योंकि स्टाफ जो है वो बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल एसेट कहलाती है, क्योंकि स्टाफ है तो ही बिजनेस चल रहा है। जो मालिक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं वो काम नहीं करते, बिजनेस का रियल काम करता है बिजनेस का स्टाफ। तो अगर हम स्टाफ की केयर न करें तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए स्टाफिंग जो है वो खाली नौकरी पे रख देना उस पर खत्म नहीं होता है, उस स्टाफ को हमेशा बिजनेस में टिका के रखना, मेंटेन रखना, उसके लिए काम करना, उसे हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। तो इसलिए अगर हम स्टाफिंग कहें, पहले अगर डेफिनेशन वाइज कहें, तो डेफिनेशन में कहेंगे कि स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट मतलब कि सबसे पहले लोगों को बुलाना, लोगों को बुलाना, एंकरेज करना। रिक्रूटमेंट अलग है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दो अलग अलग चीजें आती है। ठीक है, जब भी स्टाफिंग होती है, आपका आगे का चैप्टर 5 आएगा स्टाफिंग के बारे में, तो उसमें समझोगे कि स्टाफिंग के अंदर 3 चीजें आती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये 3 चीजें समझो। रिक्रूटमेंट मतलब पहले लोगों को बुलाना, कि मुझे अगर 10 लोग चाहिए तो पहले जो है वो मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा कि चलो भाई मुझे लोगों की जरूरत है, किस किस को नौकरी चाहिए, अप्लाई करो। तो वो अप्लाई करना मतलब वो रिक्रूटमेंट है, कि लोगों को बुलाना कि चलो भाई आ जाओ। जब जितने लोग आ जाए, हमें 10 की जरूरत होती है, आ जाते हैं 50 लोग, फिर उनमें से 10 को सिलेक्ट करना, वो सिलेक्शन आता है। स्टाफिंग में पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, और फिर जितने को सिलेक्ट किया 10 को, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, उन्हें बिजनेस में ट्रेनिंग देना, उनके लिए जो है वो फायदा प्रोवाइड करना, और उन्हें हमेशा बिजनेस पे टिका के रखना, ये पूरा स्टाफिंग है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई स्टाफिंग इट इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को बुलाना, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। कि लोगों को बुलाना एंड सिलेक्ट करना कि राइट पोजीशन पे, कि कौन सी पोजीशन पे हमें लोग चाहिए, एट राइट टाइम, किस टाइम पे चाहिए, तो भाई अभी जरूरत है तो अभी लोग मिलने चाहिए, उस टाइम, राइट नंबर, जितने लोग हैं उतने ही मिलने चाहिए हमें, कम भी
नुकसान करेगा, ज्यादा भी नुकसान करेगा, ठीक है ना। एट इन द राइट टाइम एंड विथ राइट क्वालिफिकेशन के लोगों को बुलाना और सिलेक्ट करना, कि हमें चाहिए भाई सीए जैसे लोग, और जो लोग हम सिलेक्ट करें उसे आता ही ना हो अकाउंट लिखना, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, क्वालिफिकेशन भी तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। एंड इट कंसर्न विद द अवेयरिंग एंड मेंटेनिंग मैन पावर। स्टाफिंग का मेन कंसर्न ही यही होता है कि मैन पावर मतलब सही लोगों को अवेलिंग बुलाना, सिलेक्ट करना एंड मेंटेन रखना, कि वो लोग बिजनेस में टिके रहें। अगर कोई एम्प्लॉय मेरे बिजनेस में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मेरा पहला मकसद होगा कि मैं उस एम्प्लॉय को टिका के रखूं, क्योंकि उसी की वजह से बिजनेस में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो स्टाफिंग का कंसर्न ही यही रहता है, टू अवेल एंड मेंटेन मैन पावर। इसके अलावा इट इंक्लूड, स्टाफिंग में क्या क्या आ जाता है, तो रिक्रूटमेंट के साथ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट, वेलफेयर एक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब चीजें जो है वो स्टाफिंग में आ जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई स्टाफ जो है वो बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कहलाती है, ठीक है ना। कि बिना स्टाफ के जो है वो बिजनेस चलेगा ही क्या, सबसे वैल्यूएबल एसेट जो है वो स्टाफ को इसलिए ही कहा जाता है। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई प्लानिंग जो है वो बिजनेस का ब्रेन कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बिजनेस का स्ट्रक्चर कहलाता है, तो उसी तरह से स्टाफिंग जो है वो बिजनेस का लिम्स कहलाता है। लिम्स मतलब हाथ पैर कहलाता है, हमारी बॉडी में हाथ पैर ही हैं जो मेन एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह से बिजनेस में भी स्टाफ ही है जो मेन एक्टिविटी करता है, तो इसलिए स्टाफ को जो है या स्टाफिंग को बिजनेस का लिम्स कहते हैं, बरोबर। ध्यान में रखना बेटा, आपको ये कभी पूछे तो ये सब पॉइंट्स अच्छी तरह से मेंशन करना उसे, ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन समझे ना, कि आंसर इन शॉर्ट, वो हमने समझा सब। अब उसी तरह से जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।